शिंदे वीर सिंह और कौशिक के साथ जंगल के अंदर की तरफ जा रहा था। उसने हाथ में एक बंदूक पकड़ी हुई थी और वो सावधानी से इधर उधर देख रहा था। कौशिक, उस तरफ जाओ, मैं वीर सिंह के साथ इस तरफ जा रहा हूं, कुछ दिखे तो कॉल करना। शिंदे की बात सुनकर कौशिक ने गर्दन हिलाई और तेजी से दूसरी तरफ चला गया। शिंदे और वीर सिंह भी आगे बढ़ गए। शिंदे जंगल के अंदर जा ही रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ कि उसके नीचे की मिट्टी कुछ निकली हुई सी है, जैसे किसी ने मिट्टी खोदकर वहां वापस भरी हो। वो कुछ और कर पाता कि तभी जंगल में दूसरी तरफ से उसका नाम चिल्लाने की आवाज आई। शिंदे सर! शिंदे सर! उस आवाज में मौजूद घबराहट काफी ज्यादा थी और उस जंगल में वो आवाज गूंजने लगी। वीर सिंह का ध्यान हटकर उस आवाज की तरफ गया। शिंदे और कौशिक भागते हुए एक दूसरे की तरफ आए और फिर वही आवाज उन्हें दोबारा सुनाई दी। जंगल के बाहर की तरफ से आवाज आ रही है सर, कौशिक ने कहा और शिंदे के साथ तेजी से जंगल के बाहर निकला। और वो दोनों भागते हुए अपनी ही गाड़ी के पास आ गए, जिसके पीछे 7-8 पुलिस की गाड़ियां और लगी हुई थी। वीर सिंह भी भागते हुए जंगल से उनके पीछे पीछे बाहर निकला और उन तीनों ने पाया कि आवाज रोड के दूसरी तरफ के जंगल से आ रही है। शिंदे समझ गया कि यह आवाज उसी के डिपार्टमेंट के किसी आदमी की है। वो और कौशिक थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तभी एक तेज बदबू आने लगी, जो पहले से भी ज्यादा असहनीय थी। दोनों ने अपनी नाक रुमाल से बंद कर ली और आगे बढ़े। आगे जाकर उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट का एक ग्रुप एक पेड़ को घेरे हुए दिखा। कुछ गड़बड़ होने के शक से शिंदे आगे बढ़ा और एक दो पुलिस वालों को एक तरफ करके उसने अंदर की तरफ झांका। सामने का नजारा देखकर वो हद से ज्यादा हैरान रह गया। एक सड़ी हुई लाश उसके सामने पड़ी थी। उस लाश का ना तो सर था ना पैर। वो लाश इतनी घिनौनी लग रही थी कि कोई भी उस तरफ देखना नहीं चाह रहा था। वीर सिंह ने जब लाश को अपनी आंखों से देखा तो मुंह पर रुमाल दबा लिया और दूसरी तरफ जाकर एकदम से उल्टी कर दी। लाश की इतनी बुरी हालत पुलिस वालों ने अपने पूरे ड्यूटी करियर में शायद ही कभी देखी थी। वो मंजर इतना घिनौना था कि सबका मन कर रहा था कि अभी कसकर अपनी आंखें बंद कर ले। इस लाश की पहचान करो। तभी डिपार्टमेंट से एक जूनियर ऑफिसर आकर बोला, सर, शक्ल देखकर तो नहीं लगता कि कोई पहचान कर पाएगा इसकी, और जिस हालत में ये लाश, मेरा मतलब जितनी ये लाश सड़ चुकी है, इसे देखकर लगता है कि जैसे इसे मरे काफी वक्त बीत चुका है। शिंदे गुस्से से बोला, तुम्हारे लगने से या ना लगने से ये पुलिस डिपार्टमेंट नहीं चलता है। जितना बोला उतना करो और पता करो कि हाल ही में कितने लोगों की मिसिंग कंप्लेंट आई है। ऑफिसर गर्दन झुकाकर बोला, जी सर, मैं करता हूं। कुछ ही देर में उस पूरी जगह पर नाकाबंदी हो गई। मीडिया के लोग बदबू की वजह से कदम भी नहीं रख पा रहे थे वहां पर। तभी इन सब के बीच उस जंगल में एक कार आकर रुकी और उसमें से एक औरत घबराकर बाहर निकली और दूसरी तरफ से बाहर निकला एक आदमी, जिसके चेहरे पर उस औरत जैसी ही चिंता की लकीरें थी। वो आदमी आगे बढ़ता कि उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलिए, हम अभी चलते हैं यहां से वापस। वो हमारा बेटा नहीं है, वो कोई और होगा, मेरा ब्याह नहीं होगा। चलो वापस चलते। फिर भी हमें एक बार तसल्ली तो करनी होगी ना। मैं भी यही चाहता हूं कि वो हमारा ब्याह ना हो। इतने लोग मिसिंग हैं, शायद वो उनमें से कोई होगा, मगर एक बार हमें देखना तो चाहिए ना। चलो आओ मेरे साथ। मिस्टर भारद्वाज और शांति देवी पुलिस के पास पहुंचे। उस जगह बहुत बदबू आ रही थी। इतनी की शांति देवी ने अपनी नाक बंद कर ली। कौशिक ने उन्हें आता देखा तो शिंदे को इशारा करके एक तरफ हट गया। शांति देवी और मिस्टर भारद्वाज की नजरें लाश पर पड़ी और उन्होंने एकदम से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मुंह मत फेरिए मिस्टर भारद्वाज, इस लाश की पहचान होनी है। सब मुंह फेर लेंगे तो पहचान कैसे होगी? मेरा बेटा नहीं है और मुझे इस बात का यकीन है। चलो शांति, हमने बेकार ही अपना वक्त बर्बाद किया। यहां और भी लोग हैं, ये उनमें से किसी का बेटा होगा। ये कहकर मिस्टर भारद्वाज शांति देवी को लिए हुए वहां से जाने को हुए कि तभी शांति देवी ने न चाहते हुए भी एक बार पलटकर उस लाश की तरफ देखा और तभी वो अपनी जगह पर जम गई। शांति देवी को आगे न बढ़ता देख मिस्टर भारद्वाज चिंता से बोले, अब क्या हुआ? वो हमारा बेटा नहीं है, चलो यहां से। शांति देवी ने मिस्टर भारद्वाज का हाथ झटका और उस लाश के पास जाकर बैठ गई। मेरा बच्चा विहान, ये क्या हो गया तेरे साथ? मेरा बच्चा! मिस्टर भारद्वाज शांति देवी को सुनकर हैरान हो गए।
ये हमारा बेटा नहीं है शांति, ये कोई और है, हमारा बेटा नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा विहान ही है। विहान उठना विहान, तू ऐसे कैसे जा सकता है? तू तो मेरी हर बात मानता है ना, आज ये भी मान ले। उठ जा मेरे बच्चे, उठ जा, तेरी मां मर जाएगी तेरे बिना, उठ जा। मिस्टर भारद्वाज शांति देवी को समझा नहीं पा रहे थे कि तभी उन्होंने हैरानी से उस लाश के गले की तरफ देखा, जिसमें एक चैन पूरी तरह से लाश की स्किन में फंस चुकी थी और उस चैन में लिखे लेटर्स साफ साफ दिख रहे थे, PIH। मिस्टर भारद्वाज इस चैन को पहचान गए क्योंकि उन्होंने ही बिहान को ये गिफ्ट की थी। बिहान? ये कहकर मिस्टर भारद्वाज शौक से 2 कदम पीछे हट गए। आप उठाइए ना मेरे बच्चे को, ये नहीं उठ रहा, मेरा बच्चा नहीं उठ रहा। क्या हालत कर दी मेरे बच्चे की। मिस्टर भारद्वाज जबड़े भींच कर बोले, किसने किया ये? किसने किया ये मेरे बेटे के साथ ये सब? शिंदे ने कौशिक को इशारा किया मिस्टर भारद्वाज को समझाने के लिए। मिस्टर भारद्वाज, जहां तक हमें पता है ये उसी किलर का काम है, ये उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। मिस्टर भारद्वाज चिल्लाकर बोले, तो तुम लोग क्या कर रहे थे? शहर में एक के बाद एक खून हो रहे हैं और तुम लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे हो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वो आदमी मेरे सामने चाहिए। जैसी हालत उसने मेरे बेटे की है, उससे बदतर हालत अगर मैंने उसकी ना की तो मेरा नाम भी दीवान भारद्वाज नहीं। अगली सुबह हर तरफ खबर तबड़ मची हुई थी। पूरे शहर में दीवान भारद्वाज के बेटे की मौत की खबर फैल चुकी थी। शहर के लोगों के अंदर पनपती दहशत अब घर कर चुकी थी। वही BMS लॉ कॉलेज में शेट्टी अपनी कार से उतरा और पूरे कॉलेज की तरफ अपनी नजरें घुमाई। मैं अपना काम कुछ इस तरह करूंगा कि काम भी पूरा हो जाएगा और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। ये कहकर शेट्टी हर इंसान को ऑब्जर्व करते हुए कॉलेज में जाने लगा और तभी अचानक तो सामने किसी से टकरा गया, जिसका आधा चेहरा मास्क से ढका हुआ था और आंखों में अजीब से स्पेक्ट्स लगे हुए थे। शेट्टी झुककर उसकी किताबें उठाने लगा, मगर जैसे ही किताबें देने के लिए उसने उसकी तरफ नजरें उठाई, वैसे ही उसे देखकर उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। सामने वाले लड़के ने भी उसे ध्यान से देखा और किताबें लेकर एकदम से उसके सामने से निकल गया। शेट्टी ने उसे पलटकर देखा तो पाया कि जाते जाते भी वो लड़का उसे ही देख रहा है। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा और उसका ध्यान उस लड़के से हटकर उस इंसान की तरफ गया और देखा तो वहां पर आदित्य और रोहित खड़े थे। क्या देख रहे हो? वो लड़का वो कौन है? शेट्टी ने सीरियस होकर उन दोनों से ये क्वेश्चन किया। ब्लडी टेडी। आदित्य की बात सुनकर शेट्टी की आंखें हैरानी से फैल गई और उसने वापस उस लड़के की तरफ देखा, मगर अब तक वो लड़का वहां से जा चुका था। रोहित आदित्य के सर पर हाथ मारकर बोला, क्या कुछ भी बकवास करता है? अगर वो ब्लडी टेडी है तो भी तेरे को क्यों बताएगा? ऐसा कुछ नहीं है शेट्टी ब्रो, ये बस मजाक कर रहा है। वो न्यू एडमिशन है, यही कुछ हफ्ता 2 हफ्ता हुए हैं उसे आए हुए। ओह ठीक है, चलो लेक्चर का टाइम हो गया। ये कहकर शेट्टी क्लास की तरफ बढ़ गया। रात हो चुकी थी और पुलिस डिपार्टमेंट शहर में ड्यूटी देने निकल चुका था। वहीं शहर में वो नकाबपोश भी अपनी हसरतें पूरी करने निकल चुका था। वो जा ही रहा था कि तभी उसकी गाड़ी के सामने से 8-9 पुलिस की गाड़ियां शहर के बाहर वाले जंगल की तरफ चली गई। उसे ये देखकर काफी गुस्सा आया। उसे लगा कि आज उसकी हसरतें अधूरी ही रह जाएंगी। वहीं उसके मोबाइल पर लाइव न्यूज चल रही थी। ये इंसान है या जानवर या हैवान या है कोई दरिंदा, जिस तरह से ये अपनी दहशत फैला रहा है उसे देखकर तो लगता है कि ये पूरे शहर को तबाह कर देगा और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाएगी। नकाबपोश अपने लिए जानवर, हैवान और दरिंदे जैसे शब्द सुनकर किसी गहरी सोच में चला गया और उसके दिमाग में फिर एक बार वही जानी पहचानी आवाजें गूंजने लगी। जानवर से बुरी जिंदगी लिखूंगा मैं तेरे नसीब में हरामखोर। इतना तड़पाऊंगा कि तेरी सांसें कम पड़ जाएंगी, मगर मैं तेरी जिंदगी तब भी खत्म नहीं होने दूंगा
जीता जागता हैवान बना दूंगा मैं तुझे, जो उम्र भर भेड़ियों से बंधा रहता है। हर पल जहन्नुम बना दूंगा तेरी जिंदगी का हर पल। नकाबपोश अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं, मैं हैवान जरूर हूं, मगर पेड़ियों में बंधने वाला नहीं, लोगों को खत्म करने वाला। नकाबपोश ने अपने गुस्से से लाल आंखें खोली और पुलिस की गाड़ियों की तरफ देखकर बोला, नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने आज जो मेरे साथ किया है उसका बदला तुम्हें कल चुकाना पड़ेगा, याद रखना। अगली सुबह 5 बजे के करीब एक बॉयज ग्रुप जॉगिंग पर निकला। वो सब अपनी ही मस्ती में जॉगिंग कर रहे थे कि तभी शहर के मेन चौराहे का नजारा देखकर वो अपनी जगह पर सुन्न हो गए। डर और हैरानी का पसीना उनके पूरे जिस्म से निकलने लगा। पुलिस वाले आज हर जंगल, हर शांत जगह पर पहरा लगाकर बैठे थे। वे आज अपनी पलकें भी डर डर कर झपका रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं किलर को एक और नया मर्डर करने का मौका न मिल जाए, मगर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस बार वो नकाबपोश क्या करने वाला है। उन्हें पहरा देते हुए पूरी रात बीत चुकी थी। सुबह के लगभग 5:30 बजे थे और तभी शिंदे का फोन बज उठा। शिंदे के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे लगा कि शायद फिर किसी का मर्डर हो गया। उसने कंपकपाते हाथों से जेब से फोन निकाला और कॉलर आईडी में एसपी राठी का नाम फ्लैश हुआ। उसने एक पल के लिए चैन की सांस ली और कॉल पिक किया। जैन साहब, आप चिंता मत करिए, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आज हाथ लगाए पूरी रात शहर की रखवाली में था। आज कोई मर्डर नहीं हुआ और सब सेफ है। दूसरी तरफ से एसपी राठी की गरजती हुई आवाज आई, तुम्हारी ये बातें किसी भद्दे मजाक जैसी है शिंदे। तुम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम हो कहां? तुम्हें अंदाजा है कितनी देर से तुम्हें फोन मिलाया जा रहा है? शिंदे को एसपी राठी की बात सुनकर हैरानी हुई और वो असमंजस में बोला, मैं डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के साथ शहर के आखिरी जंगल पर ड्यूटी दे रहा हूं और यहां नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है। मगर ऐसी क्या बात हो गई सर, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? जाओ और देखो शहर के सबसे बड़े चौराहे पे आखिर क्या हुआ है। आज पुलिस डिपार्टमेंट की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। शेम ऑन यू। ये कहकर एसपी राठी ने गुस्से में कॉल कट कर दिया। शिंदे ने कौशिक की तरफ बढ़कर बोला, कौशिक, मुझे लगता है आज भी सब बर्बाद हो गया। एक और मर्डर हुआ शायद। हमें शिंदे आगे कुछ कहता उसके पहले ही कौशिक ने उसके आगे अपना फोन कर दिया, जिसमें चल रहे सीन को देखकर शिंदे की आंखें हैरानी से फैल गई। कौशिक थरथराती आवाज में बोला, इस बार मर्डर से भी ज्यादा बुरा कुछ हुआ है सर, जिसकी उम्मीद ना आपको थी ना किसी और को। चलिए सर। कुछ देर बाद शिंदे कौशिक और अपनी टीम के साथ शहर के सबसे बड़े चौराहे पर पहुंचा। उसकी नजर इधर उधर भागते हुए लोगों पर पड़ी और फिर सामने की तरफ, जहां वो भयानक नजारा सबकी सांसें रोक रहा था। शिंदे ने उस पोल की तरफ देखा जहां करीब 8 से 10 एग ट्रे में रखी इंसानी आंखें थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसी की तरफ देख रही है। वो नजारा इतना डरावना था कि उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। शिंदे कौशिक को ऑर्डर देता हुआ बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहां दंगा हो जाएगा, और यहां अगर दंगा हुआ तो मामला और बिगड़ जाएगा। इन सबको शांत करवाओ कौशिक। ये सर। कौशिक डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के साथ उस तरफ बढ़ा ही था कि तभी शिंदे का फोन बजा। शिंदे ने कॉल पिक किया ही था कि तभी दूसरी तरफ से जीत सिंह की घबराती हुई आवाज आई, सर वो। अरे आगे भी कुछ बोलोगे कि सरसरी करोगे? जल्दी बोलो। सर यहाँ आईटी चौराहे पर इंसानी हाथों का एक बंच मिला है। लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, और तो और सिर्फ यहाँ ही नहीं, गांधीनगर चौराहे पर सड़ी हुई इंसानी खोपड़ियां रखी हुई हैं। वहां लोगों का डर से बुरा हाल हो गया है। सर जल्दी कुछ करिए, शहर में तहलका मचा हुआ है। शिंदे ने जीत सिंह की बातें सुनकर सामने इधर उधर भागते हुए लोगों की तरफ देखा। कौशिक हटाओ इन सबको यहां से। सर भगदड़ बहुत ज्यादा है। मैं कौशिक आगे कुछ कहता उससे पहले शिंदे ने अपनी गन निकाली और गोली चला दी। गोली चलने की आवाज सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ घंटों बाद पुलिस डिपार्टमेंट के सारे छोटे बड़े पुलिस ऑफिसर्स पुलिस कॉन्फ्रेंस रूम में
मौजूद थे। डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सामने गुस्से से तमतमाए चेहरे के साथ बैठे थे। उन्होंने टेबल पे जोर से हाथ मारा और अपनी जगह से उठकर बोले, आखिर पुलिस डिपार्टमेंट इतना नाकारा कैसे हो सकता है? शहर में एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, लोग हमारे डिपार्टमेंट के नाम पर थूक रहे हैं और मेरे ऑफिसर्स हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। एसपी राठी, जवाब दो मुझे इस बात का। एसपी राठी कुछ कहते उससे पहले ही शिंदे अपनी जगह से उठकर बोला, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग डीजीपी सर, हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। शट अप शिंदे, तुम लोग अपना बेस्ट दे रहे हो तो शहर में आखिर यह सब चल कैसे रहा है? क्या है कोई जवाब तुम्हारे पास? तुम लोग जितना अपना बेस्ट दे रहे हो हर बार उससे ज्यादा मुंह की खा रहे हो। सर हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे, रिजल्ट। लोगों का घरों से निकलना बंद करवा दो, कर्फ्यू लगा दो, कुछ भी करो, लेकिन आज के बाद मुझे शहर में किसी भी तरह के मर्डर की या आज जैसे किसी तहलके की खबर नहीं चाहिए। याद रखना मेरी बात। और हां, आज जो तुम्हारे ऑफिसर शिंदे ने हवा में फायरिंग जैसा काम किया है ना, वैसा भी आज के बाद कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर डीजीपी अपनी जगह से उठे और चले गए। वहीं उनके जाते ही एक बार फिर शिंदे का फोन बजा और शिंदे ने कसकर अपनी मुट्ठियां भींच ली। एसपी राठी शिंदे के बार बार फोन बजने से इरिटेट होकर बोले, पिक अप द कॉल शिंदे। शिंदे ने ना चाहते हुए भी अपना फोन जेब से निकाला और ऑटोप्सी डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल आता देख उसने कुछ पल की ही सही मगर चैन की सांस ली, मगर कॉल उठाते ही उसकी सांसें रुक गई। वहीं दूसरी तरफ शेट्टी एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रहा था और उसकी टेबल पर आज सुबह का न्यूज़पेपर रखा हुआ था, जिस पर फ्रंट पेज में आज सुबह की खबर थी। तभी उसे सामने से रोहित आता दिखा। वो आकर शेट्टी के सामने लगी चेयर पर बैठा और बोला, जाने इस शहर को किसकी नजर लग गई है शेट्टी ब्रो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भी मारे जाएंगे एक दिन। रोहित की बात सुनकर शेट्टी ने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया। तुमने सुना मैंने क्या कहा शेट्टी ब्रो? रोहित शेट्टी का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हुए बोला, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। शेट्टी सामने की तरफ देख रहा था और इसके अलावा जैसे उसे कोई होश ही नहीं था। आखिर मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है जो मुझसे ज्यादा जरूरी है। ये कहकर रोहित पीछे पलटा, उसे वहां अभी देखा। अभी वही था जो शेट्टी से कॉलेज में टकराया था, मगर इस वक्त वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। उसका यही अजीब बिहेवियर था जिसने शेट्टी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। अभी बहुत सकपकाया हुआ बर्ताव कर रहा था, मगर तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे एकटक देख रहा है और उसने सामने की तरफ नजरें उठाई। तभी उसकी नजरें शेट्टी से टकराई और वो एकदम सीधा हो गया। उसके हाथ उसके कॉफी कप पर कस गए। शेट्टी ने अभी से अपनी नजरें हिलने नहीं दी और उसकी तरफ ही देखता रहा, जैसे वो जानना चाह रहा हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। अभी को जब लगा कि शेट्टी उससे नजरें नहीं हटाने वाला, तो उसने खुद ही वहां से उठने का फैसला किया और चला गया। तुम उसे ऐसे क्यों देख रहे थे? यही तो मैं भी जानना चाहता हूं रोहित। मतलब कि कुछ तो है जिसके बारे में ठीक नहीं है। पता नहीं तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बहुत जल्द समझ में आ जाएगा रोहित, बहुत जल्दी। वहीं शिंदे का हैरान परेशान चेहरा देखकर एसपी राठी ने पूछा, अब क्या हो गया? कौन सा नया हंगामा हो गया है अब? ऑटोप्सी लैब से विहान की लाश और बाकी की हाल फिलहाल में आई लाशें गायब हो गई हैं, वो भी पुलिस की कड़ी निगरानी के बाद। शिंदे की बात सुनकर एसपी राठी ने अपना सर पकड़ लिया।